अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन थर्ड लेक्चर में आपको वेलकम करता हूँ। आज के लेक्चर में हम द आइडियल गैस मॉडल पहले डिस्कस करेंगे। मॉडल क्या होता है? बेसिकली अ मॉडल माइट बिगिन विद अ सेट ऑफ सिंप्लीफाइंग assumption that permit the system to be analyzed using an existing set of law, for example न्यूटोनियन मैकेनिक्स। इसका मतलब ये है कि मॉडल बेसिकली क्या होता है कि हम इजम्पशन लेते हैं जो बहुत ही सिंपल इजम्पशन होती हैं, और ये इजम्पशन हमें अलाउ करती हैं कि हम किसी भी सिस्टम को एनालाइज करें जो हमारे पास लॉज मौजूद होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल न्यूटोनियन मैकेनिक्स। यानी हमारे पास कोई भी सिस्टम है, हम उसके मुतालिक एक बहुत सादा सी इजम्पशन ले लेते हैं और फिर जो हमारे पास मौजूद एग्जिस्टिंग लॉ होते हैं उनको इस्तेमाल करते हैं, और फिर हम बेसिकली एक इक्वेशन डिस्क्राइब करते हैं, एक इक्वेशन डिराइव करते हैं जो ओरिजिनल सिस्टम को डिस्क्राइब कर सके। यानी द एनालिसिस माइट देन लीड टू एन इक्वेशन और सेट ऑफ इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द ओरिजिनल फिजिकल सिस्टम। Because the model is simplification of nature, the final result is generally not true or complete description of a nature, but if we have been clever at forming the model, the final result may prove to be a very good approximation of the behavior of the system. यानी हम बेसिकली एजम्पशन लेके अपने एग्जिस्टेंस लॉ को इस्तेमाल करके हम एक इक्वेशन डिराइव कर लेते हैं जो ओरिजिनल फिजिकल सिस्टम को डिस्क्राइब कर सके। अब ज़रूरी नहीं है कि वो जो इक्वेशन हमने बनाई है, ठीक है, वो ओरिजिनली सिस्टम को कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर सके, लेकिन इससे फ़ायदा ये होता है कि हम बेसिकली एक मॉडल डिवेल्प कर लेते हैं। ठीक है, वो सिस्टम को टोटली एक्सप्लेन नहीं कर सकेगा, उसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होंगे, ठीक है, जिससे वो कंट्रडिक्ट कर रहा होगा, लेकिन क्योंकि हम सादा एजम्पशन लेते हैं और एग्जिस्टेंस लॉ को इस्तेमाल करके हम इजीली एक इक्वेशन की तरफ चले जाते हैं, जिससे हमें ये फ़ायदा होता है कि हम सिस्टम को एनालाइज कर सकते हैं। उसमें एरर भी होगा, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स भी होंगे जिसको वो शायद उस तरह एक्सप्लेन नहीं कर रहा होगा, लेकिन फिर भी इससे हमें ये फ़ायदा हो जाता है कि हम सिस्टम को डिस्क्राइब कर सकते हैं। बाद में हम उन फैक्टर्स को इंक्लूड भी कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हम आइडियल गैस के लिहाज से एक मॉडल डिवेल्प करेंगे, एजम्पशन लेंगे, हम उसमें हमने जैसे कि आइडियल गैस लॉ भी PV=nRT, ये इक्वेशन हमने डिराइव की है, लेकिन जब इसे हम रियल गैसेस के ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये हमारी बहुत रियल गैसेस हमारी एजम्पशन से कंट्रडिक्ट करेगा, तो हम उसके अंदर मॉडिफिकेशन ले आएंगे। तो इस तरह मॉडल का ये फ़ायदा होता है कि एजम्पशन सादा सी होती हैं, सिंपल सी होती हैं, उसकी मदद से हम फिर अपनी इक्वेशन को क्या कर लेते हैं, डिराइव कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है काइनेटिक थ्योरी ऑफ आइडियल गैस, या आइडियल गैस मॉडल जिसे हम कहते हैं। यानी आइडियल गैस के बारे में हम कुछ सिंपल इजम्पशन लेंगे और उन इजम्पशन की बेस पे हम न्यूटन लॉज को, मैकेनिक्स लॉज को इस्तेमाल करेंगे और उसकी मदद से फिर हम आगे इसमें इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो सबसे पहली जो इजम्पशन है काइनेटिक थ्योरी की आइडियल गैस मॉडल के लिहाज से, a gas consists of a particle called molecule. The molecules may consist of one atom, a group of atoms. The molecules of a gas are assumed to be identical. यानी हम ये कंसिडर करते हैं कि जो गैस है ये स्मॉल पार्टिकल्स पे मुश्तमिल होती है, जिन्हें आप मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं। मॉलिक्यूल्स में एक एटम भी हो सकता है और मॉलिक्यूल्स में ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकते हैं, और एक गैस में जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सब आइडेंटिकल होते हैं, यानी सब आपस में उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। यानी अगर एक कंटेनर में एक गैस है, उसमें 100 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 100 के 100 मॉलिक्यूल्स आपस में आइडेंटिकल हैं। दूसरी जो एजम्पशन है, द मॉलिक्यूल्स आर इन अ रैंडम मोशन एंड ओबे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। यानी जो मॉलिक्यूल्स हैं ये रैंडम मोशन करते हैं। रैंडम मोशन का मतलब ये होता है कि कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन ना हो, यानी मॉलिक्यूल अगर राइट डायरेक्शन में जा रहा है तो वो किसी और मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करता है, या वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ कोलाइड करता है तो लेफ्ट साइड पे मूव करना शुरू कर देता है, फिर टकराता है तो अप साइड, और फिर टकराता है डाउन साइड, यानी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन ना हो, रैंडम मोशन करता है। और न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को ओबे करता है, यानी जब वो
मूव करेगा मालिक्यूल, तो उस पर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन अप्लाई हो सकते हैं, जैसे कि नेक्स्ट टॉपिक में हम उसके ऊपर सेकंड न्यूटन लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे। The molecules move in all direction and within the range of velocity, यानी मालिक्यूल हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, जो उसकी वेलोसिटी की रेंज होती है उसके मुताबिक। तीसरी अजम्पशन है कि टोटल नंबर ऑफ मालिक्यूल इज लार्ज, यानी अगर आपके पास आप जैसे हम किसी रूम में बैठे हैं तो इसमें एयर गैस की फॉर्म में मौजूद है, तो इसमें लार्ज नंबर ऑफ मालिक्यूल मौजूद होंगे। और क्योंकि स्मॉल पार्टिकल्स हैं, ठीक है, या कोई कंटेनर आप ले लें तो उसमें भी लार्ज नंबर ऑफ मालिक्यूल्स क्या होंगे, मौजूद होंगे। द वेलोसिटी ऑफ एनी वन मालिक्यूल मे चेंज abruptly on collision with the walls or another molecule, यानी कोई भी मालिक्यूल है वो फौरी अपनी डायरेक्शन क्या कर लेगा या वेलोसिटी चेंज कर लेगा जब वो किसी दूसरे मालिक्यूल के साथ कोलाइड करेगा या वॉल्स ऑफ कंटेनर, यानी जिस कंटेनर के अंदर वो गैस मौजूद है तो वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ टकराएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। Any particular molecule will follow a zigzag path because of these collisions, तो यानी कोई भी मालिक्यूल है अगर उसके हम पाथ को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो जिगजैग पाथ फॉलो करेगा। जिगजैग पाथ का मतलब होता है कि वो अभी स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहा था, किसी मालिक्यूल के साथ टकराता है तो किसी और डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाता है, फिर उससे टकराता है, फिर किसी और डायरेक्शन में, तो वो जिगजैग पाथ बनाना शुरू कर देता है। चौथी assumption है the volume of the molecule is a negligible small fraction of the volume occupied by the gas, यानी अगर आप एक मालिक्यूल जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कर रहे हैं और ओवरऑल वॉल्यूम को आपस में कंपेयर करें, यानी जिस कंटेनर के अंदर गैस मौजूद है तो बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन में, यानी जो मालिक्यूल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करता है वो बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम होता है। When a gas condenses, the volume occupied by the liquid may be thousands of times smaller than that of gas, यानी जैसे आप किसी भी गैस को कंडेंस करते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में चली जाती है, तो हम किसी भी अगर गैस को कंडेंस करें तो जब वो लिक्विड फॉर्म में जाएगी तो वो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होगा वो बहुत ही स्मॉल होगा, थाउजेंड ऑफ टाइम्स स्मॉल होगा एज कम्पेयर टू द जो वो गैशियस फॉर्म में थी जो उसने वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया हुआ था। पांचवी assumption है नो appreciable force act on the molecule except during a collision, यानी कोलिजन के दौरान मालिक्यूल्स पे जो फोर्स लगती है वो सिर्फ कोलिजन फोर्स होती है, इसके अलावा कोई और ऐसी फोर्स नहीं होती जो मालिक्यूल्स के ऊपर लग रही होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि दो चार्जेस हैं तो दो चार्जेस के दरमियान आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, जैसे कूलम लॉज की मदद से आप डिफाइन करते हैं, या दो मैसेज हैं उनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। लेकिन यहाँ पे गैसेस में जो इस थ्योरी के अंदर हम पढ़े कि कोई और फोर्स नहीं होती दो मालिक्यूल्स के दरमियान, यानी उनके दरमियान कोई और अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ जो फोर्स उस टाइम लगती है वो कोलिजन एक दूसरे के साथ करते हैं, तो वो कोलिजन के दौरान जो फोर्स होती है वो इन दोनों मालिक्यूल्स के ऊपर लगती है। We assume that the range of molecular force is comparable to the molecular size and much smaller than the typical distance between the molecule. This is a true molecule moves with the constant velocity between the collision. यानी अगर जो मालिक्यूल्स के दरमियान मालिकुलर फोर्सेस पाई जाती हैं तो वो मालिकुलर साइज के लिहाज से बहुत स्मॉल होती हैं, जिसकी वजह से दिस इज ट्रू अ मालिक्यूल मूव विद द कांस्टेंट वेलोसिटी बिटवीन कोलिजन, जिसकी वजह से ये होता है कि जब मालिक्यूल मूव करता है तो उसके ऊपर किसी दूसरे मालिक्यूल की फोर्स नहीं लगती, तो वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है जब वो दूसरे मालिक्यूल के साथ टकराने जा रहा होता है। आखिरी और छठी assumption है द कोलिजन ऑफ अ गैस मालिक्यूल्स आर इलास्टिक, यानी जब मालिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं तो इलास्टिक कोलिजन होती है। इलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है वो कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या रहती है, कंजर्व रहती है बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। The momentum and kinetic energy conserved during collision of molecules with
वन एनदर और विद वॉल्स ऑफ कंटेनर, यानी किसी कंटेनर के अंदर जो गैस मौजूद है तो उसमें मॉलिक्यूल्स जब कोलाइड करेंगे आपस में या वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ, तो कोलिजन की वजह से उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। तो हमने ये 6 एजम्पशन ली है जिसके लिहाज से आइडियल गैस मॉडल हमने डेवलप किया है। अब इसी एजम्पशन को बेस बना के आगे फिर हम इक्वेशन डिराइव कर लेंगे, लेकिन आप नेक्स्ट इस चैप्टर के एंड पे जाके देखेंगे कि जब आप रियल गैसेस की तरफ जाएंगे तो वो इनमें से कई एजम्पशन के साथ कंट्राडिक्ट करेगा, लेकिन क्योंकि हम एक मॉडल डेवलप कर चुके होंगे और वो मॉडल इक्वेशन डिराइव कर चुका होगा और वो सिस्टम को डिस्क्राइब कर रहा होगा, लेकिन फिर उसी के अंदर फिर हम मॉडिफिकेशन ले आएंगे। तो इस लिहाज से जो मॉडलिंग है या कोई भी आप मॉडल लेते हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होता है किसी भी सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए।